नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हम आपके बीच में ये नया सीरीज लेके आए हैं, जिसमें जो है जो प्रश्न के जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न रहते हैं, उनमें एक की पॉइंट रहता है, कोई ना कोई ऐसा वर्ड रहता है जिस पर पूरा प्रश्न आधारित होता है। अगर उस की पॉइंट को हम नहीं समझ पाते तो प्रश्न को हम हल भी नहीं कर पाते। तो अब इस सीरीज में हमारे ऐसे वर्ड्स रहा करेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, इसकी एक एक बारीकी को हम समझेंगे। उन्हीं में आज का जो ये वीडियो आधारित रहेगा, जिस पर वो चर्चा के बिंदु हम 3 इसमें लिए हुए हैं इस वीडियो में। एक तो नंबर 1 पे सीलबंद कवर न्याय शास्त्र, और दूसरा है समाहर्ता, तीसरा है ऑर्गन ऑन ए चिप। अब जैसे कि कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि समाहर्ता के संदर्भ में निम्न को परिभाषित किया गया है, कौन सा सही होगा, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर हम समाहर्ता को नहीं जानते हैं या फिर हम ये ऊपर दिया है सीलबंद कवर न्यायशास्त्र के संदर्भ में हम सही स्टेटमेंट को पहचानने के लिए इसमें कहा जाएगा 3 स्टेटमेंट दिए होंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो खासकर यूपीएससी और स्टेट परीक्षा में आते हैं, आयोग वाले में। तो हमने सबसे पहले इसमें वर्णित किया है सीलबंद कवर न्यायशास्त्र के अर्थ को हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यह जो सीलबंद कवर न्यायशास्त्र एक समझ में आ रहा होगा कि इसके नाम से ही कि न्यायशास्त्र, यह एक न्यायिक शब्द है। यह एक कानूनी सिद्धांत है जो अदालत को सबूतों और जानकारी के विचार करने को अनुमति देता है, जिन्हें कानूनी कार्रवाई में शामिल पक्षों में गोपनीयता के साथ रखा जाता है। उससे मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। सिद्धांत के तहत कोई भी पक्ष सीलबंद कवर की जानकारी तक पहुंचने के लिए पात्र नहीं होता है, केवल न्यायाधीश ही इसकी सामग्री को देख सकते हैं। दूसरे बिंदु इसमें हो सकते हैं, सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग तब किया जाता है जब जानकारी को सार्वजनिक करने से कोई हानि हो सकती है, मतलब कोई अहित हो सकता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो, या कानूनी कार्रवाई परिणाम उससे प्रभावित होने की संभावना हो। अगला पॉइंट हो सकता है, भारत में सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालत दोनों में ही किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसका उपयोग करता है और हाई कोर्ट और निचली अदालत भी इसका उपयोग करती हैं। किसी भी न्यायालय में इसका उपयोग हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश में 8वां नियम है, नियम 7 के तहत न्यायालय किसी भी पक्ष को निर्देश दे सकता है और वह गोपनीय जानकारी को सीलबंद कवर में प्रस्तुत कर सकता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 के तहत कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी दस्तावेज या जानकारी को गोपनीय रख सकता है। यह हमारा कौन सा है, अधिनियम 1872 और धारा 123 के तहत कोई सरकारी अधिकारी अपनी गोपनीयता रख सकता है दस्तावेज के लिए। वह मानता है कि इसका प्रकाशन सार्वजनिक हित में नहीं है, उसे लगता होगा कि इससे नुकसान हो सकता है या हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो वो गोपनीय रख सकता है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र के लाभ क्या है, अब इस बिंदु को हम समझेंगे। यह अदालतों को उन मामलों में निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करता है
जहाँ सार्वजनिक जानकारी साझा करने से किसी पक्ष को नुकसान हो सकता है। यह जानकारी की रक्षा करने में मदद करता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत जानकारी के संदर्भ में भी हो सकता है। हालांकि सीलबंद खबर न्यायशास्त्र की कुछ हानि भी हैं। अब उनको हम समझ लेते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही को कम कर सकता है, क्योंकि जैसे कोई भी न्यायालय में विषय है, अगर उस पर क्या निर्णय लिया गया, क्या था, इसको समझने में आसानी नहीं होती। तो ये इसकी हानि है। लोग जान नहीं पाते क्या मैटर क्या था, उसमें जो भी निर्णय फैसला आता है वही हमें मान्य करना होता है। दूसरा है पक्षपात का आरोप लगा सकता है, क्योंकि केवल न्यायाधीश सीलबंद खबर में जानकारी तक पहुंच सकते हैं। उसमें क्या होता है, दूसरा पक्ष पक्षपात का भी आरोप लगा सकता है, क्योंकि वो कहने लगे कि ऐसा नहीं था, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये भी हो सकता है। और सीलबंद खबर न्यायशास्त्र का उपयोग करते समय अदालतों को यह निश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि न्यायाधीश जानकारी की रक्षा करते हुए और पारदर्शिता की जवाबदेही बनाए रखें। तो ये हमारा एक बिंदु पूरा हुआ, जिसमें हमने बात करी है सीलबंद खबर। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके उपरांत हम देखते हैं दूसरा अभी कितना टाइम, 1 मिनट, दूसरा बिंदु भी ले सकते हैं। ये हमारा एक पूरा हो गया, अब इसको हम हटाते हैं। अब दूसरे बिंदु को हम लेने वाले हैं, जिसको हमने उस पर सॉफ्टवेयर पर लोड नहीं कर पाया था। अभी मैं उसको इसमें ऐड कर लेता हूँ, बस जस्ट 1 मिनट। अच्छा, कर दिया। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट मेरा हो गया। एक पॉइंट नंबर 2 है समाहर्ता। ठीक है, ये समाहर्ता के संदर्भ में होगा। संदर्भ में रहेगा। ठीक है ना। अब इसको हम समझ लेते हैं। समाहर्ता एक प्रशासनिक अधिकारी जो प्रागैतिहासिक काल में, पुराने ऐतिहासिक शब्द है, उस समय समाहर्ता शब्द का उपयोग किया गया है। तो उसका हम पूरे भाव को समझेंगे, इसको कैसे कैसे किस स्तर का अधिकारी हुआ करता था। तो एक प्रशासनिक अधिकारी है जो एक जिले का प्रमुख होता है, वह है जिला मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी और जिला विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। समाहर्ता का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का एक रैंक है। समाहर्ता के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में विकास कार्यों का समन्वय करना, है ना, इनके जो कार्य हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, और जिले के
नागरिकों को शिकायतों का जो पूरा उसको निराकरण करना, जिले की विकास योजनाओं को लागू करना। इसके अलावा और क्या क्या करता है? समाहर्ता एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो जिले की प्रशासनिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। भारत में समाहर्ता का पद पहली बार ब्रिटिश शासन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समय में स्थापित किया गया था। उस समय समाहर्ता को जिला कलेक्टर के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद इस पद को समाहर्ता के रूप में फिर से नामित किया गया। समाहर्ता का पद एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पद है। समाहर्ता को जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विकास कार्यों को लागू करने और नागरिकों की शिकायतों को निपटाने के लिए होता है। समाहर्ता को एक कुशल अनुभवी अधिकारी होने चाहिए जो कि जिले के लिए सक्षम कार्य करने में सक्षम अधिकारी हो। तो ये हमारा दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया है समाहर्ता का। हम तीसरा बिंदु लेंगे। तीसरे बिंदु की हम स्लाइड देखते हैं, नहीं होगी तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं अपने स्लाइड में। हमने सबको टाइप करके रखा है और मैं अभी उठा लेता हूँ। अभी इसको हम फिर हटाते हैं, स्लाइड लगाते हैं। नई स्लाइड लगाते हैं। उससे आप एक बिंदु मेरा और तीसरा जो बिंदु है ऑर्गन चिप के बारे में उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु जो मेरा था ऑर्गन ऑन ए चिप, ठीक है ना। ऑर्गन, इसको समझ लेते हैं। यह एक प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय है। ऑर्गन, इसको हम ऊपर डाल देते हैं। ऑर्गन ऑन ए चिप। अब इसको हम समझेंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्गन ऑन ए चिप दवा विकास OOCS का उपयोग दवाओं के विकास और परीक्षण के लिए किया जा सकता है। इससे जानवरों पर प्रयोगों की आवश्यकता कम हो सकती है और दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। दूसरा बिंदु है चिकित्सा अनुसंधान। OOCS का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। इससे विभिन्न बीमारियों के कारण और उपचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है इसके द्वारा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बहुत ज़रूरी से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये ऐसे शब्द ही एग्जाम में हमें उलझा देते हैं, वहाँ हम उनको समझ नहीं पाते हैं। चिकित्सा अनुसंधान OOCS का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान के लिए किया जा सकता है और विभिन्न बीमारियों को इसमें मदद मिल सकती है। और इसका अगला पॉइंट होगा व्यक्तिगत चिकित्सा। इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति प्रभावी रूप से इसको विकसित करने में इसकी मदद मिलती है। और अगला पॉइंट होगा अभी भी विकास के अधीन है। ये जो OOCS है अभी विकास के अधीन है और उनके पास स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने की क्षमता भी है। भारत में OOCS का अनुसंधान कई संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। कई ऐसे संस्थान हैं जो भारत में इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके विकास और इसको डेवलपमेंट करने के लिए इस पर शोध जारी है, जिनमें है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT, भारतीय विज्ञान अनुसंधान IIS,
राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान NIT, यस। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग संस्थान BME, इस पर ये सभी संस्थान मिलकर के काम कर रहे हैं। ये संस्थान OOCS के विकास और अनुप्रयोगों पर शोध कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ऑन ए चिप, ऑर्गन चिप के विषय में था, ठीक है ना। और एक विषय इस पर छूट गया है, ऊपर जो स्लाइड में दिया था, एक मल्टीनेशनल चैनल माइक्रोफ्लूइडिक सेल्स कल्चर एग्रीगेट सर्किट है ना। यह है जो OOC, एक मल्टीनेशनल चैनल 3D माइक्रोफ्लूइडिक सेल्स कल्चर है एग्रीगेट सर्किट, जो पूरे अंग या अंग की प्रणाली की गतिविधियां, यांत्रिक और शारीरिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह बायो MEMS से अधिक सटीक रूप से महत्वपूर्ण है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान की विषय वस्तु का भी यह गठन करता है। तो ये वीडियो में आपको इन 3 बिंदुओं पर मैंने चर्चा करी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका वीडियो ये हमारा अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।